नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी बहुत पुरानी है। प्रदेश है मध्य प्रदेश, जिला है भोपाल। तारीख थी 4 फरवरी 2013। एक थाना है, वीआईपी थाना है, टीटी नगर। वहाँ से एक व्यक्ति ने दोपहर में कॉल किया थानाध्यक्ष टीटी नगर को। उसने कहा कि साहब, मैं दशहरा मैदान से बोल रहा हूँ और अभी मैं दशहरे मैदान के एक छोर पर किसी काम से, जो पगडंडी बनी है उससे जा रहा था, तो मैंने नोटिस किया कि झाड़ियों में से निकलने वाला एक कुत्ता अपने मुंह में एक छोटी बच्ची का हाथ लेकर जा रहा था। मैंने कुत्ते को कंकड़ पत्थर से मारा। वो हाथ छोड़कर वहीं चला गया है, लेकिन यह हाथ किसी बहुत छोटी सी बच्ची का है। टीटी नगर थाने में जिसने भी ये रिसीव किया फ़ोन, उसको तुरंत समझ में आ गया कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि जिस जगह उसने बताया था उस जगह से चंद कदम की दूरी पर उस समय के गृह मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के उमाशंकर गुप्ता का आवास था। जैसे ही ये सूचना टेलीफोन पर थाने के किसी कर्मचारी ने रिसीव की, फौरन अपने थाना अध्यक्ष को बताया और पूरे लाव लश्कर के साथ भागकर थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंच गए। वहां पर वो वीवीआईपी इलाका था, 45 बंगला, वहां 5 बंगला, 5 इमली, इस तरह से अंकों वाले बहुत ढेर सारे मोहल्ले हैं। और उस मोहल्ले का, जो वीवीआईपी मोहल्ला है, उसका भी नाम 45 बंगला था। और ये सोच कर ही कि 45 बंगले के पास किसी बच्ची के हाथ को कुत्ता लेकर भाग रहा था, सेरन सी पुलिस वालों में पैदा हो गई। खैर, एक के बाद एक गाड़ियां गृह मंत्री के बंगले के पास पहुंचने लगी। सिपाहियों ने बताई गई जगह पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया और जल्दी ही जो उनकी बुरी आशंका थी वो सच साबित हुई। बंगले के पास झाड़ी में एक बच्ची की लाश पड़ी हुई थी। ये मामला बेहद हाई प्रोफाइल था। गृह मंत्री के पास अचानक थाने की इतनी भीड़ का पहुंचना, थाने से ही लोग जो मुंह लगे पत्रकार होते हैं उनको बता देते हैं कि बड़ा गंभीर मामला हो गया है। सब लोग गृह मंत्री के बंगले की तरफ जा रहे हैं। एक एक करके सारे पत्रकार भी वहां कूद पड़े, क्योंकि इस बंगले पर, गृह मंत्री का बंगला था, 24 घंटे की सुरक्षा रहती थी। उसी के पास, बंगले के पास की ही झाड़ियों में ये बच्चे का शव मिला था। ये पुलिस के लिए बहुत ही शर्म की बात थी, चौंकाने वाली घटना भी थी। बच्ची का चेहरा किसी भारी चीज से बुरी तरह से कुचला गया था। शायद इरादा पहचान मिटाने का ही रहा होगा, इसीलिए उसके चेहरे को कुचल दिया गया था, जिससे वो बच्ची, एक तो मासूम बच्ची, दूसरे चेहरा कुचला हुआ, देखने में बहुत विभत्स लग रहा था। खैर, पूरे स्टाफ ने, स्टाफ के साथ साथ, थाने के स्टाफ के साथ साथ भोपाल के दोनों एसपी, डीआईजी और आईजी भी अपने लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंच गए। हर हर अफसर के चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थी। जैसा होता है कि लोग ये कयास लगाने लगे कि गाज किस पे गिरेगी। गृहमंत्री के बंगले से सटा हुआ किसी बच्ची का शव और उसका एक हिस्सा कुत्ता लेकर जा रहा था, ये जंगल में आग की तरह ये बात फैल गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन डीजीपी नंदन दुबे भी खुद मौके पर पहुंच गए। उन्होंने फौरन वहां पर एक मीटिंग ली और फिर लोगों को, अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी तरह से इस हत्या के, इस मामले को वर्कआउट किया जाए, क्योंकि ये तय नहीं हो पा रहा था कि बच्ची की हत्या यहीं की गई या कहीं और हत्या करके उसे यहाँ फेंका गया। लाश का पंचनामा कराकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। डीजीपी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को बहुत ही सख्त निर्देश दिए। कहा कि 45 बंगले जैसे हाई सिक्योरिटी एरिया में हत्या हो जाना एक गंभीर मामला है, पुलिस के लिए शर्मनाक भी है। फोर्स के सबसे बेहतरीन अधिकारियों को इसकी जांच में लगाओ, ऐसा डीजीपी ने वहां पर सार्वजनिक रूप से मौके पर खड़े होकर कहा। सभी को अलर्ट कर दो और इस मामले से जुड़े
हर पहलू की गहराई से जांच होनी चाहिए। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी लाश की शिनाख्त होने की, क्योंकि अब तक घंटे 2 घंटे में इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई, इतने लोग आ गए, आधे से ज़्यादा उसमें पुलिस वाले थे, जंगल में आग की तरह यह बात फैल गई, लेकिन कोई भी सामने अब तक नहीं आया जो ये क्लेम कर सके कि ये मेरी बच्ची है या मैं इस बच्ची को जानता हूँ। बहरहाल उसके चेहरे को तो पहचानना नामुमकिन था, लेकिन उसकी कद काठी से यह अंदाज लग रहा था कि इसकी उम्र 7-8 साल रही होगी। कुत्तों ने हाथ पैर नोचे थे, शरीर पर एक फ्रॉक के अलावा दूसरा कोई निशान या गहना नहीं था जिससे उसकी पहचान हो सके। इसी बीच थाने के कुछ पुलिसकर्मियों ने डीआईजी श्रीनिवास वर्मा को बताया कि नाइट शिफ्ट में जो दरोगा जी तैनात थे, उन्होंने जब ये खबर अभी अपने घर पर, चूंकि नाइट शिफ्ट थी तो सवेरे वो चले गए होंगे घर पर, उन्होंने जरिए फोन ये बात बताई है कि कल देर रात दशहरा मैदान के पास की झुग्गी में रहने वाले एक व्यक्ति और उसकी पत्नी थाने पर आए थे। दंपत्ति ने ये बताया था कि हमारी झुग्गी मैदान के पास ही है। मैदान का मतलब दशहरा मैदान, जहाँ पर बच्ची की वो लाश मिली थी। मैदान में उस समय मेला लगा हुआ है। उसने बताया कि हमारी दोनों बेटियां अक्सर मेला घूमने चली आती हैं, क्योंकि उसी मेला ग्राउंड से सटे हुए उनकी झुग्गियां थीं। उसने बताया दंपति ने कि आज शाम जब हम लोग काम से लौटे तो हमारी 8 साल की बेटी घर पर नहीं थी। हमें लगा मेला घूमने गई होगी, आ जाएगी, लेकिन जब देर रात तक वो वापस नहीं आई तो हमने भी उसे खोजना शुरू कर दिया। पड़ोस में पूछताछ की, फिर पूरा मेला छान मारा, बाजार में पूछा, लेकिन मेरी बेटी कहीं नहीं मिली। और इस समय, जिस समय वो लोग आए थे, उस समय बताया उन्होंने कि इस समय तो बाजार और मेला दोनों खत्म हो गया, लेकिन अभी तक बेटी घर पर नहीं आई है। साहब, आप लोग मेरी बच्ची को ढूंढ दें। ये पूरा वाकया जब बताया डीआईजी श्रीनिवासन को, तो उन्होंने कहा कि इस पर पुलिस ने कार्रवाई किया की। तो दरोगा जी ने बताया कि साहब देर रात हो गई थी, हमने उसकी गुमशुदगी दर्ज कर ली थी और वायरलेस पर यह मैसेज प्रसारित किया था। माता पिता के साथ एक हवलदार को उसके घर पर भेजा भी था, जिसने आसपास के लोगों से तमाम पूछताछ की, लेकिन किसी ने इस बारे में कोई सुराग नहीं दिया था। झाड़ियों में मिली हुई जो लाश थी, उसका हुलिया ठीक उसी तरह का था जैसा उस रात में वो दंपति लिखा गए थे थाने पर। उसी थाने की बात बता रहा हूं। पुलिस ने तुरंत उस दंपति को बुलवाया। कुछ ही देर में एक अधेड़ उम्र का पुरुष और एक महिला पुलिस के पास पहुंच गए। घबराए थे, कांप रहे थे। लाश की हालत इतनी खराब थी कि पुलिस उन्हें शव दिखाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। पुलिस ने बच्ची की शरीर पर मिली हुई फ्रॉक उन्हें दिखाई और तुरंत ही माँ बाप दोनों ने पहचान लिया कि ये उन्हीं की बड़ी लड़की है, उम्र है 8 साल। ये बताया कि मेरी 2 लड़कियां हैं और बड़ी लड़की ही मेरी छोटी वाली 6 साल की बच्ची को की देखभाल करती थी। कभी कभी जब हम दोनों लोगों को काम मिल जाता था और हम सुबह सुबह काम पर निकल पड़ते थे, तो घर में वो बड़ी बच्ची ही, यानी वही बच्ची जिसकी लाश मिली है, छोटी बच्ची की देखभाल करती थी और साये की तरह उसके साथ रहती थी। एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ती थी। फिर ये कैसे चली गई, ये बात समझ में नहीं आ रही है। खैर, घटना इतनी गंभीर थी कि मामले की जांच का जिम्मा तत्कालीन थाना प्रभारी और अब रिटायर्ड डीएसपी सुबोध तोमर को सौंपा गया। तोमर बताते हैं कि उस समय मैं पिपलानी थाने में पोस्टेड था, जिस समय की ये घटना है टीटी नगर थाने की। तो उन्होंने कहा कि मैं पोस्टेड था, लेकिन मैं पहले टीटी नगर में टीआई रह चुका था। मुझे उस इलाके के चप्पे चप्पे की जानकारी थी। डीआईजी साहब ने मुझे फ़ोन करके सीधे बताया कि तोमर, तुम इस मामले की जांच करोगे, और मैं फौरन मौके पर आ गया। तोमर बताते हैं कि परिवार और पूरे इलाके में पूछताछ करने के बाद भी
कोई सुराग उनके हाथ नहीं लगा। दूसरी तरफ एक छोटी बच्ची के साथ हुई इस हैवानियत को लेकर जनता में भारी गुस्सा था। लोग सड़कों पर उतर आए थे, कैंडल मार्च निकाले जा रहे थे। विपक्ष का काम ही है विरोध करना, सो विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर था। एक तरफ जनता का गुस्सा था और दूसरी तरफ अधिकारियों का दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा था कि जल्दी करिए, जल्दी वर्कआउट करिए। आईजी और डीआईजी और एसपी थाने के पास ही सीएसपी ऑफिस में उन लोगों ने कैंप कर लिया, घर नहीं गए और हर आधे घंटे में तोमर को बुलाकर इस केस के अपडेट लेते रहे थे। पुलिस टीम मोबाइल टावर की लोकेशन से लेकर मॉडर्न जो टेक्निक की हर तरकीब आजमा चुकी थी, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। अब पूरा दारोमदार उस पारंपरिक पुलिसिंग, मुखबिरी बेस्ड पुलिसिंग पर आ गई जो सालों पहले हुआ करती थी। खैर, तोमर ये बताते हैं कि हम पहले से ही, चूंकि ये नया नया मामला था इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का और तकनीक का, लेकिन हम लोग पुराने ज़माने के लोग, हमारा भरोसा हमेशा उसी मुखबिरी बेस्ड मैनुअल पुलिसिंग पर रहा था। जब तकनीक फेल हो गई तो उसने एक रणनीति अपनाई। उसने माता पिता से बच्ची की एक फ़ोटो मंगवाई। फ़ोटो की करीब 50 कॉपियाँ कराईं और 10 टीमों को दशहरा का जो मैदान है उसके 10 भागों में मोटा मोटी बांट लिया और 10 टीमों को उस फोटोग्राफ के साथ भेज दिया सवेरे सवेरे 10 बजे, जब लोग अपनी दुकान लगाते हैं। 12 बजे के आसपास मेला अपने शबाब पर आता है और शाम होते होते शहर का पूरा शहर की पब्लिक मैदान में दशहरे के मेले के लिए, दशहरा मैदान में मेला देखने के लिए पहुंच जाती है। तो जब वो लोग दुकान लगाने आते हैं तभी से एक एक टीमें अपने हाथ में वो फोटो लेके एक एक दुकान से, एक एक दुकानदार से उसके बारे में जानकारी करते रहे। शाम तक इस गंभीर और कठोर मेहनत का फल भी मिल गया। उन्होंने हर स्टॉल पर और हर दुकानदार को दिखाकर पूछा, तो एक झूले वाले को जब ये तस्वीर दिखाई गई तो उसने पहचान लिया। उसने कहा, हाँ, ये बच्ची कल आई थी, इसके साथ एक आदमी भी था, दोनों ने ही झूला झूला था और हमें उसका पैसा दिया था। अब पुलिस को एक आशा की किरण दिखाई पड़ी। सवाल ये था कि बच्ची झूले तक कैसे पहुंची और जो आदमी उसके साथ था वो कौन था। यहाँ से वो खुले मैदान, यानी जहाँ उसकी लाश मिली है, वहाँ तक कैसे चली गई। मेला का मैदान और खुला मैदान दोनों अलग अलग है। फिर उसके साथ जो रेप हुई और जो उसकी हत्या कर दी गई, तो आखिरकार ये कौन हो सकता है। बहरहाल पुलिस को एक छोटी सी आशा की किरण आ गई थी। वो झूला वाला जिसने बच्ची को पहचाना और जिसने ये भी बताया कि उसने उसके साथ के आए हुए उस आदमी को भी देखा है। पुलिस ने झूले वाले के बयान के आधार पर एक पेशेवर आर्टिस्ट से संदिग्ध का स्केच बनवा लिया। ये स्केच जैसे ही बच्ची के माता पिता को दिखाया गया, ये इतना नियर टू रियल, यानी वास्तविकता से इतना नज़दीक ये स्केच उस पेशेवर आदमी ने बनाया था कि जैसे ही माता पिता को दिखाया गया वो चौंक पड़े और उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि ये तो नंद किशोर है, नंद किशोर तंबोली। ये पास में ही रहता है और इसका मेरे घर आना जाना भी लगा हुआ है। अब पुलिस के हाथ सिर्फ एक स्केच ही नहीं, स्केच भी था, एक नाम भी था, एक चेहरा भी था, अपराधी के नाम पर, जो जिसे वो कहते हैं कि संभावित अपराधी के नाम पर। आगे रिटायर्ड डीएसपी सुबोध तोमर बताते हैं कि जैसे ही हमें संदिग्ध का नाम पता चल गया, हमने कई टीमें लगाकर नंद किशोर को तलाशना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में एक टीम ने खबर दी कि इस हुलिये से मिलता जुलता एक आदमी डिपो चौराहे पर शराब की दुकान पर बैठा शराब पी रहा है। खैर, फौरन पुलिस फोर्स वहां पहुंच गई। उसको देखकर उसकी फोटो से पहचान लिया बच्ची के माँ बाप ने, तो उसे तुरंत पुलिस पकड़कर थाने पर ले आई। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर लगे आरोप के बारे में उसे बताया गया,
उसने बहुत ही शातिराना तरीके से अपराधियों की तरह हर बात का जवाब देना शुरू किया। पूछा, यहाँ कब से बैठे हो? बोले, सवेरे से बैठा हूँ। क्या कर रहे हो? शराब पी रहा हूँ। क्यों पी रहे हो? बोले, मैं शराब पी रहा हूँ, इसमें गलत क्या है? शराब के ठेके सरकार ने खुलवाए हैं और कल रात तो मैं अपनी पत्नी के साथ ही था, और उससे पूछ लीजिएगा कि कल और आज के बीच में मैं कहाँ कहाँ गया और कितनी शराब पी मैंने। पुलिस ने सख्ती की, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। सच्चाई उगलवाने के लिए अब पुलिस के अपने पुलिसिया तरीकों के सिवा कोई बात नहीं थी। बहरहाल, मामले की गंभीरता का अंदाजा आप सिर्फ इससे लगा सकते हैं कि फॉरेंसिक जांच की प्रक्रिया भी अभूतपूर्व तेजी से चल रही थी। जब भी कोई सिपाही कोई सैंपल लेकर एफएसएल जाता था, तो 2-3 घंटे के भीतर ही हाथों हाथ उसकी रिपोर्ट मिल जाती थी और वो लेकर आता था। इसी क्रम में नंदकिशोर के कपड़े फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए। रिपोर्ट में पुलिस को एक महत्वपूर्ण सुराग मिल गया। रिपोर्ट में पता चला कि नंदकिशोर के अंडरवियर पर स्पर्म सहित कुछ तरल पदार्थ के दाग थे। जब नंदकिशोर से इसके बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि पहले से उसका तैयार था बयान कि साहब मैं कल रात अपनी पत्नी के साथ था, इसके सिवा और कोई बात नहीं थी। पुलिस ने नंदकिशोर की पत्नी को पूछताछ के लिए बुलाया, दोनों को मिलने नहीं दिया। 2 महिला अधिकारियों ने उससे विस्तार से पूछताछ की। नंदकिशोर की पत्नी को ये नहीं पता था कि पति अपने इस बयान से अपनी पत्नी को ढाल बनाकर इस पुलिस के सवालों के जवाब से बचने की कोशिश कर रहा है। जब उससे घुमा फिरा के महिला कर्मचारियों ने पूछा तो उसने कहा, साहब हम लोगों के बीच पिछले 1 सप्ताह से कोई संबंध नहीं बने हैं। पत्नी के इस एक बयान ने नंदकिशोर के झूठ को सामने ला दिया। जैसे जैसे आगे जांच बढ़ी, तस्वीर साफ होती जा रही थी, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी थी कि इसको कानूनी रूप से कैसे अदालत में ट्रायल के समय लड़ा जाएगा, क्योंकि पुलिस के सामने दिए गए बयान अपराधी के ये प्रमाणिक नहीं होते। कन्फेशन बिफोर अ पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट, ये कानूनी परिभाषा है। अब पुलिस के सामने बहुत ही निर्णायक काम करने की चुनौती थी। नंदकिशोर के कपड़ों पर मिले स्पर्म के सैंपल, उसकी पत्नी की सैंपल और पीड़िता के शरीर से मिले सैंपल, तीनों को डीएनए जांच के लिए भेजा गया। 4-5 घंटे में ही एफएसएल से इसकी रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट ने सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। कहानी पूरी तरह से साफ हो गई। पुलिस ने डीएनए रिपोर्ट नंदकिशोर के सामने रखते हुए सख्ती बरती। सख्ती में वो टूट गया, फिर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अपना घिनौना अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो अक्सर बच्ची के घर आया जाया करता था। उस शाम भी वो उसके घर गया था। उसने छोटी बहन को घर पर ही छोड़ दिया और 8 साल की बड़ी बहन को मेला घुमाने के लिए अपने गोद में उठा लिया। मेले में घूमते घूमते अंधेरा हो गया और इसी बीच उसकी नीयत भी खराब हो गई। मासूम बच्ची उसकी शैतानी नीयत से अनजान उस पर विश्वास किया उसने और उसकी गोद में ही बैठी रही। नंदकिशोर उसे लेकर लौटने के बजाय यहाँ वहाँ भटकता रहा। मैदान से कुछ दूरी पर एक सुनसान जगह देखकर बच्ची को झाड़ियों में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। कई कई बार बलात्कार किया। बच्ची बुरी तरह से छटपटा रही थी, रो रही थी और थोड़ी देर में बेहोश हो गई। नंदकिशोर को लगा कि बेहोश हुई है या मरी है इसका पता नहीं, लेकिन अगर ये बच गई तो ये मेरे बारे में माँ बाप को जरूर बताएगी और फिर पुलिस मेरे खिलाफ कार्रवाई करेगी। इस डर से उसने अपने हाथों से ही बच्ची का गला दबा दिया और कुछ ही मिनट में मासूम की सांसें थम गई। फिर उसके बाद पास पड़े हुए एक पत्थर से उसका चेहरा बुरी तरह से कुचल दिया ताकि पहचान न हो सके। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल चलाने की अनुमति दी। झूले वाले से लेके पीड़िता के माँ पिता और जांच अधिकारी सबके बयान बहुत जल्दी जल्दी दर्ज हुए। सबसे खास गवाही थी मृतका के 6 साल की छोटी बहन की। बच्ची बहुत छोटी थी, इसलिए
आरोपों की पुष्टि के लिए कोर्ट ने एक आइडेंटिफिकेशन परेड कराने का हुक्म दिया कि बच्ची से उस व्यक्ति को परेड में आइडेंटिफिकेशन परेड में उसको आइडेंटिफाई कराया जाए। आइडेंटिफिकेशन परेड इस तरह की होती है कि 5-7 लोग एक लाइन में खड़े किए जाते हैं जो लगभग उसी कद काठी के हों और चेहरे के निशानों को छिपाने के लिए सफ़ेद सफ़ेद रंग के या स्किन कलर के बैंडेज लगा दिए जाते हैं कि अगर किसी के किसी चेहरे पर कोई स्पेसिफिक निशान है तो उसको बताकर पुलिस उसको पहचानवा न दे। इसलिए इस तरह के अलग अलग चिन्ह छिपाने के लिए चेहरे पे छोटे छोटे बैंड जो लगाए जाते हैं चोट पर वो लगा दिए जाते हैं। बहरहाल जब उससे पूछा गया कि तुम्हारी दीदी को इनमें से कौन ले गया था, उसने फौरन नंद किशोर की ओर अपनी उंगली उठाते हुए कहा कि यही अंकल थे जो उस दिन मेरी दीदी को शाम को दोपहर में ले गए थे। एक मासूम की इसी गवाही पर ट्रायल समाप्त होने के बाद सभी सबूतों, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, गवाहों के बयान और खासकर इस बच्ची की गवाही पर अदालत ने नंद किशोर को इस घृणित और जघन्य अपराध का दोषी ठहराया और उसे फांसी की सजा सुना दी। आज की घटना किसी गैर व्यक्ति के किसी गैर व्यक्ति को घर में फ्री एक्सेस न देने की बात मैंने न जाने कितनी बार अलग अलग एपिसोड्स में बताई है। अपराध की कहानियों में मैंने इसका हमेशा जिक्र किया है। जिस घर में महिलाएं या बच्चियां हैं उसमें किसी को मतलब किसी को भी फ्री एक्सेस यानी आसानी से आने जाने का अधिकार नहीं देना चाहिए। कोई तभी आए जब घर का मर्द घर में मौजूद हो। दूसरा ये कि 90% अपराध आज की तारीख में जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं, सर्विलांस के और सीसीटीवी के, मोबाइल की सीडीआर के, उन्हीं से ये खुलते हैं या इनका अनावरण होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के तरीके से अगर कोई अपराध नहीं खुलता है या ये फेल हो जाते हैं तो ट्रेडिशनल पुलिसिंग ही काम आती है, जिसे मुखबिरी कहते हैं, मुखबिर बेस्ड पुलिसिंग। डीएसपी तोमर फील्ड अफसर थे और दूसरे थाने पर तैनात होने के बावजूद उन्हें बुलाकर यह काम सौंपा गया था। ये काम भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर था। लेकिन वो चूंकि फील्ड अफसर थे, उनको मुखबिरी बेस्ड पुलिसिंग का बहुत आइडिया था और उन्होंने फोटो देकर पूरे मेले को कई भागों में बांटकर एक एक व्यक्ति को वो फोटो दिखाई और उनको सफलता मिली। साथ आए व्यक्ति की फोटो स्केच बनाया गया जो सत्यता के बहुत नज़दीक था और माँ बाप ने पहचान लिया। वो कामांध नरपिशाच पकड़ा गया, फॉरेंसिक एविडेंस के सामने टूट गया और सच्चाई का पता लग गया। ट्रायल हुआ, उसको फांसी हो गई। 6 साल की बच्ची की गवाही पर नंद किशोर को फांसी हुई। महादेवी वर्मा के छायावादी दौर में या छायावादी कविताओं में 2 लाइनें उनकी एक कविता की बहुत स्पष्ट हैं और आज की घटना पे बहुत मौजूद हैं। वो कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास ही। बच्ची थी, नीर भरी रोई होगी, वो दुख की बदली उस पर छाई होगी। उसका यही परिचय था, उसका यही इतिहास था जो किसी भी महिला के साथ होता है। इसको आप अगर पढ़ेंगे या उनकी इस कविता को पूरा पढ़ेंगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। छायावाद की परंपरा की वो अंतिम झंडा बरदार थी और जो उन्होंने लिख दिया ये उनकी कालजयी रचनाओं में से एक है। दूसरा, निदा फाजली साहब कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इंसान है और सबसे कमज़ोर भी इंसान ही है। वो नरपिशाच, वो दुष्ट, वो शैतान जिसने ये सब किया था, ये उसकी कमजोरी थी और इंसान की ताकत का तो क्या कहना। तो निदा फाजली साहब ने ये उनके बार बार वो इंसानों के बारे में, जब उनकी बहुत ढेर सारी कविताएं हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में उन्होंने कहा भी है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इंसान है
और सबसे कमज़ोर भी इंसान ही है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।